हाँ जी, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। ये क्या होता है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, इसको सीखते हैं। अपकिरण का असली मतलब क्या होता है। देखिए, अगर सांख्यिकी की भाषा में इन द लैंग्वेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स अगर हम बात करें तो इन्हें सेकंड लेवल ऑफ एवरेज, द्वितीय दर्जे के औसत कहा जाता है। सर, इसका क्या मतलब हुआ? तो प्रथम दर्जे के औसत क्या होते हैं? तो दोस्तों, इन्हें प्रथम दर्जे के औसत कहा जाता है। सर, इन दोनों का क्या मतलब है? चलिए सीखते हैं। जो प्रथम दर्जे के औसत होते हैं, मीन मीडियन मोड, जो हम ऑलरेडी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सीख चुके हैं। देखिए, ये एक रेखा है। मान लीजिए हम इस डेटा लाइन पे अगर हमें किसी चीज का औसत निकालना हो, तो औसत का मतलब मध्य, बीच का मान। और अगर हमें उसे स्थिति का औसत निकालना हो तो मध्य की जो मान है, अगर संख्याओं का औसत निकालें तो उसे माध्य कहा जाता है, और अगर उसका स्थिति माध्य निकाला जाए तो उसे माध्यिका कहते हैं। तो बस यही तो औसत है। तो प्रथम दर्जे के औसत हुए, तो द्वितीय दर्जे के औसत क्या हुए और इनकी क्यों जरूरत पड़ी? जब फर्स्ट में ही औसत निकल रहे थे, एवरेज निकल रहे थे, मिड पॉइंट्स निकल रहे थे, जो मध्य के बिंदु निकल रहे थे, तो क्या जरूरत पड़ी हमें द्वितीय दर्जे के औसत निकालने की? तो चलिए इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जो प्रथम दर्जे की माप है वो ये तो बता देते हैं एवरेज क्या है, लेकिन वो अपने मध्य बिंदु से कितनी दूरी पे और किस केंद्र तक फैले हुए हैं, उनका बिखराव कितना है, वो ये नहीं बता पाते। उस बिखराव का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? अपकिरण के माप निकालते हैं। सर, हम समझे नहीं। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन क्या हुआ, बिखराव क्या हुआ, कैसे मध्य से दूरी, कैसे केंद्र से दूरी? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देख लीजिए, एक टीम में दो बल्लेबाज है, आईपीएल की ऑक्शन चल रही है, उन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को खरीदना है। अब भाई सीधी सी बात है कि हम उस बल्लेबाज को खरीदना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा रन बना रहे हैं। अब इन दोनों में कौन अच्छा रन बना रहा है सर? अगर देखा जाए तो एक बल्लेबाज ने एक मैच में 48 रन बनाए, दूसरे मैच में 50 रन बनाए, तीसरे मैच में 52 रन बनाए। दूसरे बल्लेबाज ने एक मैच में 50 बनाए, दूसरे एक मैच में 0 बनाए, सॉरी, दूसरे में 50 और तीसरे में 100 बनाए। अगर हम इनका एवरेज देखें तो 3 मैच में दोनों ने ही एवरेज 50-50 रन बनाए। इसका मतलब कि अगर हम बात करें तो एक यहाँ 1 से लेकर के 100 के बीच में ये जो मध्य बिंदु है ये 50 है। बात समझ में आ रही है? 1 से लेकर 100 के बीच में जो मध्य बिंदु है वो 50 है, ये 1 रन है और ये 100 रन है। 0 मान लीजिए, 0 से 100 के बीच में। अब एक खिलाड़ी ऐसा है जो एक बार तो बनाता है 0, एक बार 50 और एक बार 100। देखिए, इनके बीच में जो बिखराव है वो 0 से 50 और 50 से 100 है। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो दूसरा खिलाड़ी जो है बनाए, उसने भी 0 से लेके 100 के बीच में ही है। लेकिन एक मैच में बनाए 48, एक मैच में 50 और एक मैच में 52। तो उसका जो बिखराव है उसके औसत से वो या तो 2 प्लस या 2 माइनस। इसका मतलब ये खिलाड़ी अगर मैदान में आया तो या तो वो 48 रन बनाएगा या वो 52 रन बनाएगा, लेकिन वो रन जरूर बनाएगा। इस खिलाड़ी का कोई भरोसा नहीं, ऋषभ पंत की तरह। या तो वो एक ही हाथ से सिक्स मार देगा या वहीं कैच दे करके आउट हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके ऊपर भरोसा कम कर किया जाता है और इस पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। तो ये जो अपकिरण के माप है वो ये बता देते हैं कि कौन सा माप जो है ज्यादा भरोसेमंद है और कौन सा जो है माप कम भरोसेमंद है। इसका मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जैसे मीन मीडियन मोड, हमें यह बता देते हैं कि डेटा का केंद्र या एवरेज कहाँ है, लेकिन वो यह नहीं बताते हैं कि डेटा उस केंद्र के आसपास कितना फैला हुआ है या बिखरा हुआ है। डेटा के इसी फैलाव या बिखराव के माप को क्या कहते हैं? अपकिरण के माप कहते हैं। देखने में तो ये लगेगा कि ये दोनों बल्लेबाजों ने 50-50 एवरेज रन बनाए हैं, लेकिन ए बल्लेबाज का बिखराव उसके डेटा से बहुत पास में है और बी का बिखराव बहुत ज़्यादा है। इसी बिखराव को मापने के लिए जो हम मेन जो टूल्स यूज करते हैं उन्हें ही मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण के माप कहते हैं। अब देखिए, अपकिरण के माप की बात करें तो मेनली अपकिरण के माप के 4 टूल यूज होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करते हैं सांख्यिकी में माप कितने तरह के होते हैं।
देखिए बेसिकली ये बात आपको ऑलरेडी पहले भी पता है, एक बार आपके नॉलेज के लिए मैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सापेक्ष और निरपेक्ष दो माप होते हैं। सापेक्ष मतलब सब, ऐसे याद रखो। सापेक्ष मतलब सब, मतलब सब का मतलब उसमें सब कुछ आ जाए, और निरपेक्ष मतलब अकेला। जब एक ही तरह के माप का आपस में कंपैरिजन करना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष माप कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं। यह मूल डेटा की यूनिट में आता है। इसमें दो अलग यूनिट वाले डेटा की तुलना नहीं हो सकती। जैसे रुपए का रुपए से कंपैरिजन, बारिश का बारिश से कंपैरिजन, किसी एक शहर की जनसंख्या का उसी शहर दूसरे शहर की जनसंख्या से कंपैरिजन। जब एक ही जैसी यूनिट का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो उसे निरपेक्ष माप कहते हैं। और सापेक्ष आप ऐसे याद रखो दोस्तों, सापेक्ष मतलब सब, और सब में क्या आ गया? सब में सब आ गया। अब सबका जब माप निकालना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे सापेक्ष माप कहते हैं। मतलब जब दो अलग अलग यूनिट की आपस में कंपैरिजन, तुलना करनी हो तो उस माप को क्या कहते हैं? उस माप को सापेक्ष माप कहते हैं। इसे हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो हम रेशियो, हम परसेंटेज, हम कोएफिशिएंट। अब कैसे? देखो, दो कंपनियां हैं, एक इंडिया की कंपनी है और एक यूएस की कंपनी है। उन दोनों कंपनियों की अगर हम तुलना करें तो उन दोनों कंपनियों की तुलना में हम ये पाएंगे कि इंडिया में तो कोई भी चीज़ रुपए में चलेगी और वहाँ डॉलर में चलेगी। अब रुपए और डॉलर का कंपैरिजन कैसे करें? तो या तो रेशियो में करें या परसेंटेज में करें। पॉसिबल है तो जब रुपए का रुपए से कंपैरिजन हो तो निरपेक्ष माप है। जब रुपए का डॉलर से कंपैरिजन किया जाना पॉसिबल हो तो उसे सापेक्ष माप कहते हैं, और इसे कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट या गुणांक भी कहते हैं। इसके लिए कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी आपस में क्या की जाती है? दो अलग अलग वैल्यूज की आपस में तुलना की जाती है। चलिए, मैंने आपको निरपेक्ष माप भी बता दिया और मैंने आपको सापेक्ष माप भी बता दिया। अब हम बात करेंगे कि जो अपकिरण के माप है उसके कौन कौन से टूल होते हैं। तो अपकिरण के माप के टूल की अगर बात करें तो सबसे पहला टूल होता है रेंज। रेंज क्या होता है? याद रखिएगा, इसे परिसर भी कहते हैं, इसे परास भी कहते हैं। हिंदी के लैंग्वेज भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि एग्जाम में कई बार, आप अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो क्वेश्चन इस आधार पे पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे सरल माप होता है अपकिरण का, क्या होता है? सबसे सरल माप होता है। रेंज का मतलब क्या है? देखिए, रेंज का मतलब अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं तो रेंज का मतलब हम कहते हैं इस रेंज में, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, 500 से 700 की रेंज के बीच में, 1000 से 1500 की रेंज के बीच में। इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि रेंज का मतलब पूरी सीरीज का सबसे बड़ा अंतर। यह केवल दो ही मूल्यों पे जिंदा रहता है, सबसे बड़ा मूल्य और सबसे छोटा मूल्य। बीच में क्या चल रहा है, रेंज को कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हम कहते हैं कि लाइक, हाँ, मान लीजिए किसी शहर का तापमान है, दिन में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और रात में जो तापमान है वो मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो रेंज का मतलब क्या हो गया कि किसके बीच में चल रहा है? इन दोनों के बीच में। इसका मतलब 25 डिग्री, ये एक रेंज चल रही है। तापमान की रेंज क्या चल रही है? तापमान में कितना परिवर्तन आ रहा है? 25 डिग्री का परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अब अगर रेंज में हम बात करें तो रेंज का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? जो लार्जेस्ट रेंज है और जो स्मॉल रेंज है, दोनों के बीच का जो अंतर है। अगर इसका निरपेक्ष माप निकालना हो तो L माइनस एन कर लो, और अगर इसका सापेक्ष माप निकालना हो तो एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस कर लो। ये कोएफिशिएंट का फॉर्मूला हो गया और ये इसका एब्सोल्यूट रेंज निकालने का फॉर्मूला हो गया। एल का मतलब लार्जेस्ट, सबसे बड़ा मूल्य, एस का मतलब सबसे छोटा मूल्य है। अब हम बात करेंगे, देखिए इस रेंज से आपके एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे वो आपका टीचर का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल ना होकर के टेक्निकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। तो अब टेक्निकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रेंज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको ये समझना है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ओरिजिन। रेंज में अगर कोई जोड़ बाकी किया जाए तो ओरिजिन का प्रभाव
कोई प्रभाव रेंज के ऊपर नहीं पड़ता। रेंज के ऊपर क्या प्रभाव नहीं पड़ता? फॉर एग्जाम्पल एक रेंज है, एक सीरीज है 10, 20, 30 की, तो इनके बीच की रेंज क्या होगी? 10, 20 और 30 के बीच की रेंज क्या होगी? 10 और 30 के बीच का अंतर क्या होगा? 20 होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हैं इसको, 30 माइनस 10 करके अंतर 20 निकाल लिया। अब अगर मैं कहूँ कि इस सीरीज को मैंने अगर 5 बढ़ा दिया तो 15, 25 और 35, और 35 और 15 के बीच की रेंज भी कितनी है? 20 है। इसका मतलब कि आप उसमें कुछ भी जोड़ें या कुछ भी घटाएं, सीरीज में रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा स्केल, गुणा या भाग। अगर मान लीजिए 10, 20, 30 को 2 से गुणा कर दें तो सीरीज क्या बनेगी? 20, 40 और 60 बनेगी। अब इनके बीच का रेंज क्या होगा? इनके बीच का रेंज 40 होगा। पहले रेंज कितना था? 20 था। तो 20 को 2 से गुणा करें तो कितना आ जाता है? 40 आ जाता है। तो जितना गुणा हमने हर एक सीरीज के प्रत्येक अंक को किया उतना ही हमारी रेंज भी बदल गई। इसका मतलब उसी अनुपात में बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिन है उसका रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंज में ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केल करने का, गुणा भाग करने का फर्क पड़ता है। अब जब इससे हमें अपकिरण के माप पता चल रहे हैं, रेंज से हमें एक माप पता चल रहा है, तो इसके क्या गुण दोष हैं? तो अगर हम इसके गुण की बात करें तो देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है, निकालना सबसे आसान है। आसानी से रेंज पता चल सकती है, देखते पता चल जाता है। अरे भाई 10, 20, 30 एक सीरीज है, इनके बीच की रेंज क्या होगी? 20 होगी। अरे भाई अगर मान लो 10, 20, 30, 40 और 50 की एक सीरीज है, इनके बीच की रेंज क्या होगी? तो सीधी सी बात है, 50 और 10 के बीच की रेंज 40 होगी। तो आपको कुछ नहीं देखना, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉल वैल्यू के बीच का अंतर निकाल लो, वो रेंज निकल जाएगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी की रेंज देखते हैं, तो एक कर्मचारी की सैलरी है 10,000, एक की है 20,000, एक की है 30,000, एक की है 40,000। तो यहाँ तक तो रेंज निकालना बड़ा आसान था। 40,000 में से 10,000 माइनस कर दिया तो रेंज कितनी आ गई? 30,000। लेकिन गलती से इसके साथ हमने सीईओ की सैलरी लिख दी 5 लाख। तो यहाँ रेंज कितना आ जाएगा? 5 लाख माइनस 10,000, इसका मतलब 4,90,000। तो एक वैल्यू की वजह से अगर बड़ा नंबर बदल दिया जाए तो रेंज बदल जाएगी और बीच के डेटा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जो रेंज है वो सही डेटा नहीं बताती, क्योंकि रेंज क्या कर रही है? केवल इन दो के बीच में ही तुलना कर रही है या इन दो के बीच में तुलना कर रही है। तो इसकी वजह से रेंज जो है वो क्या नहीं बता पा रही? एक जो प्रॉपर जो सही वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं बता पा रहे। तो इसको खत्म करने के लिए अब इस डीमेरिट जो है, इसका जो दोष है, इस डीमेरिट को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? भाई ये तो जो है वो सही रेंज बता नहीं पा रही, तो इस डीमेरिट को दूर करने के लिए एक सॉल्यूशन किया गया। और वो सॉल्यूशन क्या था? जो डिस्पर्जन है उसका अगला माप। चलिए वो अगले में आपकी बात करेंगे। सबसे पहले इस रेंज का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ इसको यूज करते हैं? देखिए अगर इस रेंज के यूज की बात करें तो हमेशा इसका यूज कुछ मेन जगह पे होता है। सबसे पहले तो रेंज के बारे में आपसे पूछे, रेंज के बारे में पूछे तो याद रखना ये निरपेक्ष माप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम की चीज है। रेंज कौन सा माप है दोस्तों? रेंज जो है वो निरपेक्ष माप है। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, अब रेंज का प्रयोग कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, शेयर मार्केट में रेंज का हाई लेवल और लो वैल्यू देखने के लिए, मौसम विभाग में दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, जैसे मैंने आपको अभी बताया, उसको देखने के लिए, और उद्योगों में जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये जो रेंज चार्ट है उनका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा एक एब्सोल्यूट मेजर है, मैंने आपको बताया कि एक एब्सोल्यूट मेजर है, निरपेक्ष माप है। रेंज जो है वो निरपेक्ष माप है, लेकिन इसका अगर कोफिशिएंट निकालना हो तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट जो है वो सापेक्ष माप हो जाएगा। याद रखिएगा, सापेक्ष का मतलब सब, सब मतलब सब चलेगा, और निरपेक्ष मतलब अकेला, मतलब अकेला मतलब एक ही तरह की यूनिट होनी जरूरी होती है। अब हमने बात करी कि रेंज में अगर एक वैल्यू बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। उस एक वैल्यू के बदलने की वजह से अब हम बात करेंगे कि इसके लिए एक नया मेथड डेवलप किया गया, दूसरा टूल डेवलप किया गया, जिसको क्या बोलते हैं? मीन डेविएशन बोलते हैं। मीन डेविएशन क्या होता है कि मान लीजिए ये एक मीन है,
ये एक जो है वो माध्य है, लेट सपोज मीन या मीडियन कुछ भी है, हम पहले मीन से समझाता हूँ मैं आपको। माध्य विचलन, ये जो माध्य है, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ से भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है और यहाँ भी एक पॉइंट है, लेट सपोज। तो रेंज तो क्या करती थी, बस बाहर बाहर देख के बाईपास चली जाती थी। रेंज तो क्या करती थी कि बाहर बाहर देख करके बाईपास चली जाती थी, लेकिन रेंज की एक प्रॉब्लम क्या थी, मैंने आपको बताया ना कि केवल ये तो बाहर की वैल्यूज को देखती थी। अब ऐसे में क्या करें, हम चाहते हैं कि इस मिड पॉइंट से इसकी भी तुलना हो, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे और इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे और इसको भी टच करे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो मिड पॉइंट है, कुछ संख्याएं इससे कम होगी, कुछ संख्याएं इससे ज्यादा होगी। अब इनके बीच का जो तुलना कंपैरिजन है वही क्या है, मीन डेविएशन है। सबको साथ लेके चलना। रेंज की कमी क्या थी कि वह बीच के पदों को छोड़ देता था। सांख्यिकी विदों ने क्या कहा कि हम एक ऐसा माप बनाएंगे जो हर आइटम को छुएगा, मतलब हर आइटम से तुलना होगी। माध्य विचलन में हम क्या करते हैं, पहले डेटा का मीन या मीडियन निकाल लेते हैं, ठीक बात है। फिर उस पद का उस मीन या मीडियन से विचलन निकालते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक डेटा है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, लेट्स सपोज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका हमें मीडियन निकालना है। तो इनका मीडियन कितना आएगा, तो लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 80, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर इनका मीडियन हम निकालते हैं तो लेट सपोज इनका जो मध्य बिंदु है वो औसत आया 40। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, 40 आ गया। अब अगर इनका मिड पॉइंट 40 आया तो 40 से कुछ तो कम है, कुछ ज्यादा है। हमें विचलन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 40, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 40 माइनस 40, 40 सॉरी 50 माइनस 40, आप समझ रहे हैं, 60 माइनस 40, 70 माइनस 40 और 80 माइनस 40, ठीक है। चलिए, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि अच्छा हमने ऐसा किया, तब हमने जो है वो इनका जो है वो एवरेज विचलन निकाल लिया। लेकिन इस विचलन में एक प्रॉब्लम आई, कुछ फिगर माइनस में आ गए, कुछ जीरो आ गए और कुछ प्लस में आ गए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सांख्यिकीविद थे उन्होंने ये बोला कि जब हमें मीडियन, जब मीन डेविएशन निकालना हो तो प्लस माइनस को भूल जाओ, प्लस माइनस को भूल करके इस तरह का एक साइन बना लो जिसे सांख्यिकी में मॉड्यूलस कहते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम हर एक पॉइंट को तो छू लेते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट को छूने के बाद इस प्लस माइनस को हमें जबरदस्ती भूलना पड़ता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सांख्यिकी में मॉड्यूलस कहते हैं। मीन डेविएशन निकालने के फॉर्मूले क्या है, मीन डेविएशन निकालने के, मीन डेविएशन किससे निकाला जा सकता है, माध्य से भी निकाला जा सकता है, माध्यिका से भी निकाला जा सकता है। तो अगर माध्य से निकालना हो x माइनस एक्स बार और माध्यिका से निकालना हो तो x माइनस एम, इसका सिग्मा मतलब इनका टोटल, अपॉन क्या करेंगे, अपॉन n कर देंगे। ये क्या हुआ, मीन डेविएशन। लेकिन अगर हमें कोएफिशिएंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मीन डेविएशन आएगा, अगर मीन से निकाला है तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे, और अगर मीन से निकाला है तो मीन से डिवाइड कर देंगे, और अगर मीडियन से निकाला है तो मीडियन से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मीन डेविएशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किस बात की आई, प्रॉब्लम एक ही बात की आई कि हमें इस मॉड्यूलस के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस के साइन को छोड़ना पड़ेगा। इसका सबसे बढ़िया क्या सर, इसका मतलब तो आपने अगर
किसी चीज़ में माइनस का साइन बदल दिया या उसको इग्नोर कर दिया तो आपने मैथमेटिक्स के रूल्स को बदल दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमने मैथमेटिक्स के रूल को गलत साबित कर दिया। भाई मैथमेटिक्स तो कहता है ना कि किसी चीज़ के बीच का अंतर अगर मान लीजिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो प्लस में आएगा, और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और हमने इस नियम को बदल दिया। तो क्या करें? तो यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करना गलत हो गया। तो क्या फिर ये मेथड गलत है? हाँ, मेथड ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में इसका बड़ा यूज़ है। कैसे यूज़ है? सर, अगर हम मीन डेविएशन निकालते हैं तो मैथमेटिक्स का एक रूल है, याद रखिएगा, अगर तुम माध्यिका से विचलनों के अंतरों का योग निकालो, मतलब x माइनस एम का योग निकालोगे तो दुनिया में हमेशा सबसे कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये इसका हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें कैसे यूज होगा? अगर हम यही अंतर x माइनस एक्स बार करें या x माइनस जेड भी करें तो ये हमेशा बड़ा आएगा, मतलब x माइनस एम हमेशा छोटा आएगा और ये हमेशा बड़े आएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका यूज रियल लाइफ में कैसे होगा? मैं आपको एक आसान भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए एक लंबी सड़क है, इस सड़क पे कुछ घर बने हुए हैं, कहीं पे भी कुछ घर बने हुए हैं इस सड़क के किनारे। अगर हमें ये देखना हो कि हमें एक ऐसी जगह पे हॉस्पिटल बनवाना है जहाँ से हर घर की दूरी समान हो, वो हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए, इस बात का पता लगाने के लिए जो डेविएशन निकाला जाएगा वो मीन डेविएशन ही निकाला जाएगा और माध्यिका से निकाला जाएगा, और माध्यिका से जो अंतर आएगा वो सबसे कम होगा। इसका मतलब जहाँ पे भी ये हॉस्पिटल बनेगा, मान लीजिए यहाँ बने, यहाँ बने, यहाँ बने, कहीं भी बने, जहाँ ये हॉस्पिटल बनेगा वहाँ से हर घर की दूरी क्या होगी? सबसे कम होगी, विचलनों का अंतर सबसे कम होगा। इसलिए इस मेथड को क्या किया गया? एक सही वे में यूज किया गया। याद कर लीजिए, सैद्धांतिक रूप से जो मीन डेविएशन है वो हमेशा माध्यिका से निकालना सबसे बेस्ट माना जाता है। यह सीरीज देखिए, इसके कुछ मेरिट और डीमेरिट भी देख लेते हैं। यह सीरीज के सभी पदों पर आधारित होता है, बात सही है। इस पर सरल मूल्यों का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि ये तो हर एक पद को देखता है। दोष क्या है? लेकिन ये गणित के नियमों की धज्जियां उड़ा देता है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस को इग्नोर कर दिया जाता है। इसी कमजोरी के कारण इसका उपयोग आगे उच्च गणितीय विश्लेषण के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब दोस्तों, मैंने आज आपको इस क्लास के अंदर दो मेथड समझाए। मैंने आपको ये बताया डिस्पर्जन होता क्या है, मैंने आपको ये बताया कि डिस्पर्जन जो है वो क्यों निकाला जाता है, सेकंड लेवल के एवरेज क्यों कहते हैं, फर्स्ट लेवल के एवरेज क्या होते हैं। मैंने आपको ये सिखाया कि अपकिरण के माप में 4 टूल यूज किए जाते हैं। एक सापेक्ष माप होता है, एक निरपेक्ष माप होता है। निरपेक्ष माप मैंने बताया कि एक जैसी यूनिट का कंपैरिजन होता है। सापेक्ष माप का मतलब कि दो डिफरेंट यूनिट्स का भी जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसे सापेक्ष माप कहा जाता है। मैंने आपको इसके 4 टूल्स बताए, इसमें से पहला टूल रेंज बताया, दूसरा जो टूल है वो एक तो मैंने आपको रेंज बताया और दूसरा टूल जो है वो मैंने आपको मीन डेविएशन बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि जो डेविएशन है, मीन डेविएशन हमेशा x माइनस एम से निकालना बेस्ट होता है, सबसे सटीक रहता है, सबसे सही होता है, और हमेशा इसका अंतर दुनिया में सबसे कम आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। रेंज में प्रॉब्लम क्या है? रेंज बाकी सब चीज़ों में सही है, लोअर और केवल स्मॉल को देखता है, इसलिए रेंज जो है वो अगर एक वैल्यू लोअर वैल्यू बदल गई या लार्जेस्ट वैल्यू बदल गई तो याद रखिएगा कि हमेशा रेंज बदल जाएगी। इसलिए मैथमेटिक्स में रेंज का अपग्रेड वर्जन क्या आया? मीन डेविएशन आया। वो हमेशा माध्यिका से निकाला दोनों से जा सकता है, लेकिन बेस्ट किससे रहता है? माध्यिका से निकालना रहता है। अब हमारे ये दो मेथड हो चुके हैं, दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और इसके आगे के दो टॉपिक हम हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।